Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं, शॉर्टी नोट सीरीज़ ही है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसको देखा जाए तो किसी भी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपने इंडिया के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, अगर आपने रिफॉर्मेशंस पढ़े हैं इंडिया में, या अगर आप जानते हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास में हैं, मतलब मुझे याद है आज तक कि मैं शायद 8th क्लास में थी जब मैंने पहली बार इनके बारे में पढ़ा, और दयानंद सरस्वती दो थे जिनके बारे में पढ़ा गया, जो कि सबसे मुझे अभी तक याद है, मेरी जो बुक थी ना सोशल स्टडीज़ की, उसमें लिखा गया था और मुझे अभी तक वो याद है, उसका पूरा जो चैप्टर था वो याद है मुझे कि राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती के ऊपर उन्होंने बात की थी। और मुझे 8वीं क्लास में, जब मतलब मेरी उम्र आपसे कम होगी, तब मुझे उसने इतना इन्फ्लुएंस किया था उन बातों ने कि मतलब इस तरह के लोग हमारे यहाँ रहे, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हुई। विलियम बेंटिक के ऊपर भी मैंने पढ़ा था और मतलब बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो रहा, क्योंकि बहुत बड़ी फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, बड़े आपकी इन्फ्लुएंशियल एज होती है, बड़ी आपकी, जिसको आप कहते हैं ना कि इस टाइम पे आप इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है कि जैसा आप जो पढ़ेंगे उस चीज़ का आपके ऊपर बड़ा गहरा असर होता है, आपके चिंतन पे, आपकी सोच पे, आपके व्यक्तित्व पे, और आगे जाके आप जीवन में क्या कार्य करते हैं उस पर भी। ठीक है, मतलब मुझे तो पर्सनली हुआ था, तो यही मेरा एक वजह भी है। और एक जैसे आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ से जब आपकी मंशा होती है तो आपको बहाना भी मिल जाता है, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहती भी थी कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो, आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इनकी फ़ोटोग्राफ से, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं उनके ब्रह्मो समाज के बारे में। और भी चीज़ें हम बात करेंगे, और भी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, समाज किस तरह का था उस ज़माने में, उस ज़माने का जो भारत था उसमें और आज में बहुत फ़र्क है ना। तो जब हम ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसा क्या कर दिया था, मतलब ऐसा क्या रेवोल्यूशन था। ठीक है, ये तो नॉर्मली है, होता ही है, मतलब आज भी कौन करता है ना। आज की डेट में जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कब की बात कर रहे हैं, ये जब लोग रहते थे, या आज कम से कम हम 100-150 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे शॉर्टी नोट सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एक समाज सुधारक की, जिनको रिफॉर्मर कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्मर्स कहा जाता है जो इंडिया में थे। इनफैक्ट इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न रेनेसा का, इंडियन का मॉडर्न रेनेसा का। ठीक है इंडियन मॉडर्न रेनेसा का। और हम बात करने वाली है, जैसे मैंने कहा, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज की। और कंटेक्चुअल टॉपिक है आज का हमारा शॉर्टी नोट सीरीज़ का। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हाल में इनके 250 साल जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, इस वजह से ये बहुत न्यूज़ में रहे हैं, राइट। काफ़ी सारी जगहों पे इनके बारे में अभी चर्चा भी हो रही है, काफ़ी लोगों ने अपने अपने बयान भी दिए हैं। तो इस वजह से आज हम शॉर्टी नोट सीरीज़ में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि IGKO में इट कुड बी हेल्पफुल टू अस, पूछा जा सकता है। वैसे भी जो रेनेसा है, ब्रह्मो समाज है, वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, और क्योंकि अभी कंटेक्चुअल है तो थोड़ा सा इसकी वेटेज और बढ़ जाती है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मालूम है कि आपको कोई पैकेज नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस नहीं देनी। द रीज़न बीइंग द एजुकेशन शुड बी टू एवरीवन, एजुकेशन शुड रीच एवरीवन, और ये हमारा इंटेंशन भी है। और इसी के साथ हम एक अच्छे काज के साथ शुरुआत करते हैं, अच्छी बात के साथ शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ में है ना, कंटेक्चुअल टॉपिक है हमारा। तो अभी बात ये हो रही है कि इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 250th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 22 मई को आई थी। ठीक है, 22 मई को इनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी है, और वहीं से एक्चुअली डिस्कशन ये शुरुआत होती है। 22 मई को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इट इज़ अ 250th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये सेलिब्रेशन था, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इनकी बहुत सारी जगहों पे बहुत लोगों ने अपने बयान दिए हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपने सुना है, स्पेशल क्योंकि बंगाल के थे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। तो बंगाल में अभी भी ऐसा है कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे जो आयोजन किए गए थे वहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अभी वेस्ट बंगाल में अनवीलिंग की गई है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की, कहाँ पे, सॉल्ट लेक पे, जो कि किसने की है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के थ्रू हो रही है। और ये इनॉग्रेशन माना गया था, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें सेलिब्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा थी। ठीक है, तो इस वजह से अभी राजा राम मोहन रॉय के ऊपर इतना सारा डिस्कशन जो है एकदम से निकल के अभी बाद में सामने आया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे, काफ़ी सारी स्कूल्स में या वाद विवाद जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें भी राजा राम मोहन रॉय का टॉपिक एकदम से निकल के आ गया है कि राजा राम मोहन रॉय और उनकी जो प्रिंसिपल्स थे या ब्रह्मो समाज था उसके ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, अब इसमें जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ से हम समझना चालू करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय बेसिकली, अब जैसे 22 मई को इनका जन्म हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
हुगली में हुआ, उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज के अधीन था भारत, उस जमाने की बात हो रही है। अब इसमें इनकी जब अगर आप फैमिली की बात करते हैं ना, तो इनकी फैमिली आप कुलीन परिवार को बिलोंग करते थे। कुलीन राज परिवार था इनका, राज परिवार तो नहीं था, कुलीन परिवार को बिलोंग करते थे ये। पर इसमें भी एक और चीज़ थी इनके परिवार के बारे में, जो आदमी की जो हिस्ट्री होती है ना, जैसे मैंने कहा कि आपका जो जिस परिवार में आपका जन्म होता है या जिस परिवेश में आपकी परवरिश होती है, वो आपके ऊपर बहुत लंबा एक, जैसे कहते हैं कि एक छाप छोड़ता है ना। आपकी जो परवरिश होती है, जिस तरह से आपको पाला पोसा जाता है, जो आप अध्ययन करते हैं, जो आपके मित्र होते हैं, जो आपके घर का माहौल होता है, वो कहीं ना कहीं आपको वो बनाता है जो आप बनते हैं, जो आप इवेंचुअली लाइफ में बनते हैं, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, नेगेटिव होगा तो बिगड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक और बात हो गई कि जब इनका परिवार की जब मैंने बात की, तो रारही करके एक वो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे उसके कुलीन परिवार को ये बिलोंग करते थे। अब इसमें भी ये बात थी कि आप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन अब इसमें एक और बात हो रही थी कि वहाँ पे 12वीं शताब्दी में भल्लाल सेन ने इनको 6 ऐसे परिवार थे, ये उनके डिसेंडेंट माने जाते थे। इनके जो दादा थे बनोपाध्याय जी, वहाँ वो एक्चुअली उस परिवार का के मुखिया माने जाते थे, मुखिया तो थे ही, वो उनके दादा थे तो ठीक है। और इनको वो ही वॉज वन ऑफ द डिसेंडेंट्स जिनको भल्लाल सेन ने 12वीं शताब्दी में कन्नौज से इनको बंगाल बुलाया था। ठीक है, तो वहाँ पे ये जाके रच बस गए थे, और फिर उसके बाद ये पूरी तरह जो थे वो बंगाल में ही रच बस गए थे। पूरा जो इनका जो पूरा आप कह सकते हैं कि इनका जो परवरिश थी, घर का रहना सहना सब कुछ था, वो फिर बिल्कुल वैसे ही हो गया। ठीक है, अब इसमें बात एक और थी कि रारही कम्युनिटी जो थी वहाँ की, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में किस तरह की मानी जाती थी, जो कि डाउरी लेते थे, है ना, दहेज प्रथा में बहुत ज़्यादा लिप्त थे वो। तो वो करते क्या थे कि दहेज लेके उनका जो था वो काम एक तरह से आप मान लीजिए चलता था। तो वो क्या करते थे कि दहेज लेते थे, और शादी जो होती थी तो एक से ज़्यादा महिलाओं से वो शादी कर लिया करते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा महिलाओं से शादी करेंगे उतना ज़्यादा दहेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की उसमें लिप्त थी वो, जो इनकी जिस परिवार से ये थे, मतलब जो इनकी कास्ट थी, आप एक तरह से समझ सकते हैं, जिस समाज का हिस्सा थे, वो समाज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का उनके यहाँ परिवार में काम था, तो परिवार में मतलब उनके समाज में इस तरह का काम था। ठीक है, अब होता क्या था कि कुलीन वर्ग जो था उस ज़माने में, मतलब जैसे मैंने कहा कि समाज के जो सोशल जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि वो पॉलीगमी में और डाउरी में दोनों में ही बहुत ज़्यादा लिप्त था। पॉलीगमी क्या मतलब, एक से ज़्यादा जो शादियां करने का जो रिवाज है वो, और डाउरी तो आपको मालूम है दहेज प्रथा, दोनों को ही आगे जाके इस वजह से बड़ी बात हो जाती है कि ये दोनों ही चीज़ें जो उनके समाज का एक बेसिक स्ट्रक्चर मानी जाती थी, जिसमें इनका जन्म हुआ राजा राम मोहन रॉय का, उसमें उन्होंने आगे जाके उन्हीं दो चीज़ों के बारे में उन्होंने टारगेट किया, और उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कंडेम किया, और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा काम भी किया और रिफॉर्मेशन का काम भी किया। ठीक है, तो आप एक तरह से समझिए कि एक लड़का जो कि एक परिवार से आया है जिसमें ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो ये देखता हुआ बड़ा हुआ है, जिसने यही सब इसी तरह का माहौल देखा है, वो आगे जाके ये बात बोले कि नहीं, ये जो हो रहा है अगर ये सदियों से भी होता आ रहा है तो ये गलत है। मतलब वो जो आवाज़ उठाने वाली बात होती है ना, कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा रखें, आप यू कैन कॉल अ स्पेड। ये जो वैचारिक जो उनकी जो जिसको आप कहते हैं कि एक दिमाग था उनका, जो इस तरह का था, जो लॉजिकल था, जो कि लॉजिकल रीजनिंग में बिलीव करता था, जो कि सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को नहीं मानता था क्योंकि वो बाप दादा करते हुए आ रहे थे, राइट। तो ये जो उनकी सोच थी ये उनको दूसरों से अलग करती थी जब वो छोटे थे तभी से। ठीक है, अब इन पे एक और चीज़ थी कि इनका जो परिवार था, इनके जो पिता थे वो वैष्णव थे, और उनकी जो माँ थी वो शैव थी, है ना। अब वैष्णव और शैव कम्युनिटी आपको मालूम है, हिंदू धर्म की जब बात हो रही है, एक विष्णु को मानते हैं, एक शिव भगवान की आराधना करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता था कि दो अलग अलग तरह की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिवार में जो बाकी जो सामाजिक जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का था, लेकिन आंतरिक परिवार में भी जो इनकी बहुत ही इंटीमेट फैमिली थी, उसमें भी इनके जो दोनों पेरेंट्स थे वो काफ़ी कुछ अलग अलग दुनियादारी में बिलीव करते थे। उनको जो भगवान को जो उनका मानने का, आराधना का या पूजा करने का जो तरीका था वो बहुत अलग था। दोनों पेरेंट्स जो थे, एक उनको सिखाते थे कि भैया तुमको जो है वो लौकिक
जो है जो कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में की तरफ झुकाव होना चाहिए। बाकी सब जो है ये सब मोह माया है, सब कोई किसी चीज़ का मतलब नहीं है, सब जो है दुनियादारी, सब बेकार की बातें हैं। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान देना चाहिए। उसी तरफ उनकी दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स जो थे वो क्या सिखाते थे कि नहीं, दुनियादारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियलिस्टिक दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी को जब उसका संसार में जन्म हुआ है तो उसको दुनियादारी जो है वो साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो क्या होता था कि जब वो छोटे से थे ना तो उनका जो दिमाग था वो दो चीज़ों में एकदम दो पार्टों में बट गया था। उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो किसकी बात माने। मतलब एक पेरेंट ये कह रहा है, एक पेरेंट ये कह रहा है, दोनों की जो मानसिकता है वो बहुत अलग है, सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। जो भगवान जिनकी वो पूजा अर्चना करते हैं वो उनकी जो पूरी जो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो घर का जो पूरा वातावरण है वो बिल्कुल दो पार्टों में बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बड़ा उलझन या असमंजस की जो स्थिति थी वो होती थी जब वो बच्चे थे, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि वहाँ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये चीज़ होती है कि जब आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं ना, तो आप में एक अंध फॉलोइंग जो है, जिसको आप बोलते हैं ना ब्लाइंड फॉलोइंग, किसी चीज़ को लेकर नहीं आती। आप हर चीज़ को एक रैशनैलिटी की दृष्टि से देखने लगते हैं। आप हर चीज़ को एक बहुत ही, जिसको आप बोलते हैं ना कि आपको लगता है कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, एक ये दृष्टि आ जाती है। आप ये नहीं होता आपके साथ कि बिल्कुल क्योंकि मम्मी ये कह रही हैं या पापा ये कह रहे हैं तो हम तो बिल्कुल यही मानेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है वो एक तरह से अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग को ट्रिगर करता है। और वही चीज़ इनके साथ हुई, और इनके जब दिमाग ट्रिगर हुआ तो इन्होंने और 50 चीज़ें और सोची। इन्होंने कहा कि भाई मैं दुनिया को या चीज़ों को या धर्म को अपने हिसाब से पढ़ूंगा या अपने हिसाब से समझने की कोशिश करूंगा। वहाँ से शुरुआत हुई। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान था। काफ़ी सारी 9 साल की आयु में कहा जाता है कि, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इनके बारे में चीज़ें, पर 9 साल की आयु में कहा जाता है कि इनको पटना भेज दिया गया था। उसके बाद 2 साल और वहाँ पे रहे, ये अध्ययन किया। 11 साल की आयु में बनारस चले गए। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या, राजा राम मोहन रॉय को उसके बाद आप इनको हर धर्म को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। इनका क्या हुआ कि क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर धर्म की तरफ इनका झुकाव नहीं था, तो इन्होंने सब चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ा। इनको धर्म के बारे में अगर आप बात करते हैं, अगर आप इनकी लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ी है। इनको हिंदी तो आती ही थी, बंगाली के बारे में इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा था। बाद में इन्होंने पर्शियन, अरबिक पढ़ी है। उसके अलावा अंग्रेज़ी में तो बहुत विद्वान थे ही। तो बहुत सारी जो भाषाएँ थीं उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। अब इसमें यह था कि भाई शुरू में जो था वो संस्कृत वगैरह पढ़ते थे, संस्कृत को उनको बहुत अच्छे से वो संस्कृत पढ़ पाए या बहुत अच्छे से उनको नॉलेज हो वेदों का और पढ़ाई का, तो उनको बनारस भेज दिया गया, जैसे मैंने कहा, ठीक है। कहा जाता है कि पर्शियन और अरबिक जो है उन्होंने एक मदरसा था पटना में, वहाँ से उन्होंने सीखी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस ज़माने में भी उनका दिमाग जो था इतना खुला हुआ था कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कौन सी जगह पर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे वो एक मदरसा हो, उन्होंने वहाँ से भी शिक्षा ग्रहण की, या आप बात कर सकते हैं बिल्कुल हिंदू पीठ की, उन्होंने वहाँ से भी शिक्षा ग्रहण की। तो इस वजह से उनका जो नज़रिया था वो बहुत वाइडन हो गया था, उनका होराइजन बहुत वाइड हो गया था। ये चीज़ें आपको समझना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे ना कि वो कहाँ से आया था या कोई व्यक्ति उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से वो उठ के आया है, तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि उसकी वो सामाजिक जो उसका दृष्टिकोण था वो बना कैसे, या उसने जो काम किया, ये जो कार्य उसने अपने जीवन में किया वो उसने किया तो आखिर क्यों किया, या वो उसने क्षेत्र चुना तो आखिर क्यों चुना। ये समझने के लिए आपको उसका पुराना जो आपका इतिहास है थोड़ा सा वो आपको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियाज़ रेनेसां। जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न इंडिया के रेनेसां के उनको पितामह कहा जाता है उनको, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने टायरलेसली काम किया सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, और जितनी भी कुप्रथाएं थी हमारे यहाँ उनको आगे बढ़कर उन्होंने कॉम्बैट किया, और उन्होंने आगे बढ़ के उन पे लेख लिखे, अपने विचार उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किए। उन्होंने कोई भी लाग लपेट नहीं की। जो चीज़ उन्हें गलत लगती थी वो बिल्कुल अपने पहले वो क्या करते थे, वो लिखते थे, तो अपनी किताबों के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए उन्होंने उसको बड़े सीधे तौर पे कॉम्बैट किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ जो है वो गलत है तो गलत है। अब इन्होंने स्टडी बहुत की थी, इन्होंने वेदों के ऊपर बहुत स्टडी की, इन्होंने उपनिषद पढ़े, इन्होंने पूरी जिसको आप कहते हैं ना कि पूरा जो सार है वो इन्होंने निचोड़ लिया था, ठीक है। इन्होंने कुरान का अध्ययन किया, इन्होंने गीता का अध्ययन किया, बहुत सारा इन्होंने पढ़ाई की। क्रिश्चियनिटी की तरफ इनका बहुत झुकाव था। अगर आप बात करते हैं तो ब्रह्मो समाज के बारे में तो जाना ही जाता है, लेकिन यूनिट जो आप बात करते हैं ना, जब आप बात करते हैं
है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की या क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ने की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इनको जानकारी थी। और इन्होंने कलकत्ता में बाकायदा एक सोसाइटी का गठन किया था जो कि ब्रह्मो समाज से पहले थी। ठीक है, तो वो भी आप एक बात कर सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय के ऊपर इसका नाम है। इसमें आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राजा राम मोहन रॉय, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, हुगली में हुआ था डिस्ट्रिक्ट में। 22 मई को उनका जन्मदिन आता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं 1772 में, और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुए, राधानगर में, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा ना कि कलकत्ता में उन्होंने जो एक सोसाइटी खोली थी, गठित की थी, वो यूनिटेरियन समाज था। ठीक है, यूनिटेरियन समाज की घटना जो घटना थी उन्होंने वहाँ पे की। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मो समाज आगे चल के किया। उनकी एक्चुअली सोच जो थी ना वो क्रिश्चियनिटी को लेके भी काफ़ी खुली थी। मतलब अगर आप आगे बात करेंगे तो हम और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब उन्होंने कई स्कूल्स थे जिनमें उन्होंने रिफॉर्मेशन का काम किया, जिसमें जो संस्कृत की जगह उन्होंने कहा कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए, क्योंकि वो एक तरह से उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते थे। तभी उनको फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसां कहा जाता है भारत में। अब राजा राम मोहन रॉय की, जैसे मैंने कहा कि अर्ली एजुकेशन जो थी वो स्टडी करती थी पर्शियन और अरबिक को पटना में, जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने मदरसा में हासिल की पढ़ाई। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पर्शियन या अरबिक जब उन्हें पढ़ी तो उनका जो एक वन गॉड का जो आइडिया था वो अपने आप में स्थापित हुआ, जो कि उनने हिंदू धर्म में नहीं देखा था, है ना। हिंदू धर्म से बहुत अलग था। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब हम बात करते हैं या हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म की जब हम बात करते हैं, तो दोनों का जो आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो गॉड को लेके जो उनका आइडिया है, वो थोड़ा सा अलग है। हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या बिलीव करती है, वो बिलीव करती है कि एक भगवान है, एक खुदा है, और बाकी सब जो है वो उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि बहुत अनेक जो देवी देवताएं हैं, अनेक जो है वो गॉड, मतलब मल्टीपल गॉड्स का जो कंसेप्ट है वो हिंदू धर्म से आता है। ठीक है, तो जब उन्होंने पर्शियन पढ़ी या अरबिक पढ़ी तो उनका जो वन गॉड का जो कंसेप्ट था वो यहाँ से आया, और इसके ऊपर उन्होंने बाद में जाके जो यूरोपियन डेइज्म है उसके ऊपर भी वहाँ से उनकी एक शुरुआत मानी जाती है, जो उन्होंने आगे जाके पढ़ा। लेकिन तब तक उनके जो शुरुआत के जो काम थे, जो पहला दूसरा उनका जो काम था, इसमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है जो उनका इन्फ्लुएंस था अरबिक और पर्शियन का। ठीक है, उसमें इंग्लिश का आप यूरोपियन डेइज्म का इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि तब तक उनको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई ये जो उन्होंने लिखा था, जो शुरुआती उनके काम थे, वो पर्शियन और अरबिक पढ़ने के बाद हुए होंगे। ये ग्रीक के भी बहुत अच्छे जिसको आप कहते हैं कि लर्नर थे, मतलब ही वॉज अ वेरी गुड ग्रीक स्कॉलर एज वेल, राइट। अब उन्होंने जब कुरान को पढ़ा तो उनने सूफी मिस्टिक्स के कामों को पढ़ा, उन्होंने अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ा, प्लेटो का, एरिस्टोटल और प्लेटो को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। आपको मालूम है कि एरिस्टोटल या प्लेटो जब हम बात करते हैं तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द और द मोस्ट रिनाउंड ऑफ द ग्रीक फिलोसफर्स, जिनका काफ़ी सारे क्षेत्रों में जिन्होंने अध्ययन किया था, है ना। एरिस्टोटल या प्लेटो को अगर आप बात करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी थी, उन्होंने काफ़ी, उनकी ज्ञान भी था, दर्शन भी था, बहुत कुछ था, राइट। तो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि पढ़ते बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने अंदर आप एक कह सकते हैं कि एसिमिलेशन जो था वो भी उनकी पर्सनालिटी में हुआ, जो कि आगे जाके उनके कामों में रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अरबिक ट्रांसलेशन उन्होंने इसके पढ़े, ग्रीक में जैसे मैंने कहा कि काफ़ी महारत हासिल थी उनको, सूफ़ी मिस्टिसिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया उनका, सूफ़ी मिस्टिक पोएट्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अलग अलग लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा उनके अंदर बहुत थी, धर्मों के बारे में, समाज के बारे में, सेटअप्स के बारे में, किस तरह का कौन सा समाज जो है वो किस तरह से रहता है, किस तरह का उसका ताना बाना है, उसको समझने में उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो बहुत ज़्यादा आगे काम आया उनके। और पटना में आप एक तरफ से देख सकते हैं कि जहाँ उनने अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ा, प्लेटो का, एरिस्टोटल का और सूफी संतों के बारे में नॉलेज इकट्ठा की, वहीं पे बनारस में जब वो गए 2 साल बाद, जैसे मैंने कहा कि 11 साल की आयु में, तो वहाँ तक आप सोचिए कि 9 साल और 11 साल की बात हो रही है। ठीक है, तो कितनी कम उम्र में उनका ये जो रिफॉर्मेशन था वो होने लगा था, इंटरनल रिफॉर्मेशन होने लगा था। सबसे पहले होता है कि आप अंदर से जो रेवोल्यूशन है वो अंदर से शुरुआत होती है, रिफ्लेक्शन तो उसका बाद में आना शुरू होता है बाहर। ठीक है, तो अंदर से उनके अंदर ये परिवर्तन आने लगे थे। और 11 साल की, महज 11 साल की उम्र में जब वो बनारस गए, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे संस्कृत पढ़ी, वेदों को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, और बहुत सारा जो उसका सार है उन्होंने निकाला।
ठीक है। अब इसमें आप बात करते हैं, जब वो अपने गांव वापस आए, जब उनकी आयु 16 साल की हो चुकी थी, उन्होंने बहुत रैशनल क्रिटिक लिखी हिंदू आइडल वर्शिप के ऊपर। और ये कहा जाता है कि ये उन्होंने लिखा हिंदू आइडल वर्शिप के ऊपर रैशनल क्रिटिक का मतलब है कि उन्होंने बहुत ही लॉजिकल क्रिटिक लिखी, जिसको आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं, कि कोई चीज़ उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो उसको जिसको बोलते हैं खंडन करना चाहते थे, या उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसको कंडेम करना चाहते थे, क्रिटिसाइज करना चाहते थे। अंग्रेजी में एक टर्म होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तौर पे उन्होंने हिंदू आइडल वर्शिप के ऊपर एक बहुत अच्छा लेख या बहुत अच्छी जो चीज़ें थी वो उन्होंने लिखने की शुरू की, क्रिटिकल थी उसके ऊपर। उनको बहुत ज़्यादा, जो उनके समाज में भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये ब्राह्मण लड़का है और बताओ ये हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा लिख रहा है। लेकिन वो तब तक उनकी इतनी अवेकनिंग या उतना एनलाइटमेंट हो चुका था कि उनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि 1803 से लेके 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। ठीक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर के तौर पे काम किया। और उनकी पर्सनल, जो आप बात करते हैं पर्सनल दीवान, फर्स्ट ऑफ, पहले तो पर्सनल दीवान रहे, उसके बाद पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर बन गए वो। ठीक है। फर्स्ट दीवान जो थे उनके पर्सनल वो पर्सनल दीवान रहे फर्स्ट वुडफोर्ड एंड देन ऑफ द डिग्बी। लेकिन बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद वो पॉलिटिकल रिज़ाइन करने से पहले वो पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर रहे। उसके बाद फाइनली 1814 में उन्होंने सरकारी नौकरी जो थी उससे रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। अब हुआ क्या कि वो उसके बाद चले गए कलकत्ता गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी, जो उन्होंने सोचा कि भाई मैं, उनको कहीं ना कहीं जब वो नौकरी कर रहे थे ना, तो वो कहते थे, जो उनकी बाद में जो उनके बारे में पढ़ा गया, जो स्कॉलर्स ने उनके बारे में रिसर्च की, उन्होंने कहा कि भाई वो कर तो रहे थे, बहुत अच्छी खासी नौकरी थी, ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी में पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर, बहुत अच्छी मतलब आप मान लीजिए पकड़ भी थी और बाकी सारी चीज़ें भी थी। जब दीवान थे वो उस ज़माने से लेके बाद तक भी उनका काफ़ी रुतबा था, काफ़ी नाम था, काफ़ी पॉलिटिकल पहचान भी थी, एजुकेटर थे, तो काफ़ी सारे रिफॉर्मेशंस में भी थे। तो लोग जो थे, अगर ब्रिटिश की भी आप बात करते हैं तो वो एलीट क्लास के थे, कुलीन वर्ग के थे, तो उनको एक अलग तरह की, मतलब वो उतना एक्सप्लॉयटेशन, जैसे आप एक सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनके साथ वो चीज़ें नहीं हुई। वो अंदर ही उनके, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन दैट ही फेस एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश, कि जिसके कारण उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हुआ। उनको कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, लेकिन वो चीज़, उनकी जो आंतरिक आवाज़ आप कहते हैं ना, मन की आवाज़ जो थी उनकी, वो मन की आवाज़ उनकी आई और उनको ये था कि भाई सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आंतरिक, जिसको आप बोलते हैं, शांति नहीं मिल रही थी उनको। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं 1814 में उन्होंने फाइनली ये कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। रिज़ाइन किया और वहाँ से वो सीधे चले गए कलकत्ता, और वहाँ उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जीवन जो है वो भारत या हमारे जो समाज है उसको रिफॉर्मेशन के काम में लगाऊंगा, या उसको उठाने के काम में लगाऊंगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब मैं सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं, जो भी चीज़ें कमियाँ उनको लगी जब वो नौकरी में आ गए, उसके बाद या पहले भी जो उनको लगती थी, तो एक जब तक उनका जो जिसको आप कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, जब उसने टेक ओवर किया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और फाइनली वो पूरी अपनी लाइफ जो है उन्होंने डेडिकेट कर दी सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे। अब नवंबर 1830 में जब हम बात करते हैं, ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड टू बी प्रेजेंट देयर टू काउंटरैक्ट द पॉसिबल नलिफिकेशन ऑफ द एक्ट बैनिंग सती। यह इनका सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, जो इन्होंने सती बैन करने की बात की थी ना। जो सती की जो प्रथा थी, कुप्रथा थी, वो ये थी कि भाई जब पति का मतलब निधन हो जाता है किसी स्त्री के, तो उस स्त्री को भी उसी की, जिसको जो मृत्यु शैया है, उसी पे जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। और ये माना जाता था कि ये सही प्रथा थी और बड़े सालों से ये चीज़ चली आ रही थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम तक सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। अगर आपने सर विलियम बेंटिक का नाम सुना है तो वो एक अलग बात कर रहे हैं हम, लेकिन भारत में कोई व्यक्ति जो भारतीय समाज से आया हो और उसने कहा हो कि ये जो होता आ रहा है सदियों से ये गलत है, ऐसा कोई भी नहीं था। तो उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और उन्होंने पहली बार, जिसको आप कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा वो इंग्लैंड तक गए और वो प्रेजेंट थे वहाँ पे जब वो एक्ट जो है वो नलिफाई होने का, जब एक्ट पारित हुआ सती का, उसके लिए। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को, इसके बाद जब आप बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय को जब राजा की जो उपाधि है वो किसने दी? राम मोहन रॉय को राजा की जो उपाधि है वो दी। टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन एज अ रिचुअल। जो मुगल एम्परर थे अकबर सेकंड, उन्होंने इनको दी,
जिन्होंने ग्रीवेंसेज ऑफ द फॉर्मर प्रेजेंट टू द ब्रिटिश किंग, ग्रीवेंसेज द फॉर्मर वाज टू प्रेजेंट बिफोर द ब्रिटिश किंग, और इसको उन्होंने राजा की उपाधि थी। अब आप जो समझ रहे हैं वो किंग अकबर, वो वाले किंग अकबर नहीं, किंग अकबर दूसरे जो रहे, द्वितीय जो रहे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या रही। मतलब बेसिकली इतनी सारी बात तो हम इनकी आइडियोलॉजी पे ही कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा हम स्टडी कर लेते हैं। अब राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से, इन स्ट्रेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि इनका जो आइडिया था, जब हम बात करते हैं एक और स्टोरी है इसके पीछे थोड़ी सी, कि एक बैप्टिस्ट शूमेकर थे यूरोप में, जिनका नाम था विलियम, राइट, विलियम हैरे। जब वो इंडिया आए तो उनका जो माइंडसेट था वो ये था कि भाई वो क्रिश्चियनिटी को किसी तरह प्रमोट करें। ठीक है, अब उसके लिए ये हुआ कि जब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की बात आई तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि किसी धर्म के बारे में जब आप प्रमोट करना चाहते हैं किसी धर्म को, तो आपको उसके जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आपको वहाँ का जो समाज है आपको पता नहीं किस तरह का है, आपको जब उस समाज में लोगों से कनेक्ट होना है या आपको समाज में जब लोगों से जुड़ना है, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चुनना होगा या ढूंढना होगा जिसकी ऑलरेडी उस समाज में जो है वो पूछ परख है, लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं, और वो उस धर्म के बारे में भी, अपने धर्म के बारे में भी समझता है और आपके धर्म के बारे में भी सीखने को तैयार है ना। इसी तरह से होता है। अभी जो कन्वर्जन्स होते हैं वो बहुत अलग तरह के होते हैं, वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत दुनियादारी और बहुत मटीरियलिज्म आ गया है। उस ज़माने में जब था तो ये था कि आपको माइंडसेट को लोगों को अपील करना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने किस आदमी को, किस व्यक्ति को चुना, उन्होंने कहा भाई कि हम ये काम करने के लिए जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, या जब हम बात करते हैं बाइबल को या बाइबल की बातें लोगों तक पहुँचाने को या बाइबल के ट्रांसलेशन को, तो इस काम के लिए हमारे या क्रिश्चियनिटी के जो टेक्स्ट हैं और भी जो चीज़ें थी, जो भी आप अंडरस्टैंडिंग थी लोगों में, टेस्टामेंट्स वगैरह की भी, आप जो उनको, अगर आप उनको ट्रांसलेशन की बात करें तो आप किसको देख सकते हैं, आप जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्हीं को आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा वर्ग था। ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ज़रूरी था जिसको आपकी जो संस्कृत है उसकी जो नॉलेज हो, वो तो ठीक है क्योंकि ट्रांसलेशन करना है आपको हिंदी में, संस्कृत में, लेकिन जिसको आपकी बाकी भी जो आपके आइडियाज़ को लेके ओपन हो, है ना, जिसको आपकी क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर आप उसको कुछ समझाएं, तो पहली बात तो उसको लैंग्वेज का ज्ञान हो और दूसरा ओपननेस हो उसको समझने की। ठीक है, तो वो जब ढूंढते काफ़ी लोगों को उसने देखा, तो वो एक संस्कृत स्कॉलर से मिले जिन्होंने आगे चल के उनकी जो मुलाकात थी वो राजा राम मोहन रॉय से कराई। ठीक है, और फिर वहाँ से जो एक आप कह सकते हैं एक नया दौर जो था वो ट्रांसलेशंस का और पढ़ाई का और क्रिश्चियनिटी की अवेकनिंग का एक माना जा सकता है। तो राजा राम मोहन रॉय को जब मैं बोलती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से, जब उन्होंने उसके बारे में पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुए और उनको ये समझ में आया, मतलब ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी से, लेकिन वो जो ओवरऑल यूरोप की जो एक मॉडर्न जो माइंडसेट है, वो जो उनको एक्सपोजर मिला उस चीज़ की, जब उन्होंने बात की और आपस में जब उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर बाद में जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जब ज्वाइन कर ली थी, इससे पहले की बात है ना, जो मैंने आपको किस्सा बताया, बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की, तो उनको एक वो मॉडर्न आउटलुक समझ में आया जो कि यूरोपियन दुनिया का था, और वो ये चाहते थे कि भारत को भी उसी स्तर पर ले जाया जा सके, या वहाँ पर भी हमारे यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है उसका स्तर भी उतना ही एलिवेट किया जा सके, और जो हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है या जिस तरह का जो वर्ण सिस्टम है या बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ जो है इससे थोड़ा बाहर निकलें, उभरें, ताकि लोग जो है आगे बढ़ने की बात करें, है ना। जो हम पुरानी जो एकदम रूढ़िवादी विचारधाराओं में फंसे हुए थे, जो हमारी कुप्रथाएं थी, हम उससे ऊपर ही निकल पा रहे थे, चाइल्ड मैरिज थी, डाउरी थी, या हम बात करते हैं पॉलीगमी की बात करते हैं, या हम बात करते हैं जिसको आप बोलते हैं सती की प्रथा थी, उनका ये कहना था कि भैया इन सब से निकलो, इन सब से उभरो, बाहर आओ, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर आंखें खोल के जो कूप मंडूप जैसे एक कुएं में रह रहे हो उससे निकल के बाहर आओ, और इंडिया को वो ले जाना चाहते थे फोर फ्रंट में, है ना। तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनको कहते हैं आप एक जो चीज़ उनको बड़ी अपील करती थी, जो चीज़ उनको बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना एक मोटिवेशन फैक्टर जो था वो ये था। और वो रैशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। जैसे मैंने कहा कि उनके आपने बचपन की चीज़ें जब हमने पढ़ी तो उनका जो रैशनलिज्म था, जो एटीट्यूड था, वो बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट एटीट्यूड था। लॉजिकल बेस्ड बातें करते थे, बिल्कुल ऊल जलूल कुछ भी बातें नहीं करते थे, बहुत ही लॉजिकल रीजनेबल बातें होती थी, और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच था उनका लाइफ को लेके। अब ही बिलीव दैट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज हैव बिकम कॉज ऑफ इंजरी एंड डिट्रीमेंटल टू सोशल लाइफ एंड सोर्सेज ऑफ ट्रबल एंड बिविल्डरमेंट टू द पीपल इंस्टेड ऑफ टेंडिंग टू एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। अब उनका ये कहना था, जैसे मैंने कहा, कि वो मानते थे कि भैया जो पुराने जो रूढ़िवाद है
है ना, जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, जो कुप्रथाएं चलती आ रही हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं, रोड़ा है भारत के या समाज के डेवलपमेंट में। ठीक है, मतलब इसी वजह से ये जो अंग्रेज़ हम पे आके शासन कर रहे हैं या लोग हम पे आके राज करते हैं, ये इतने सालों से अलग अलग लोगों का आक्रमण हमारे यहाँ होता रहा, उसकी वजह ये है कि हम अपने तौर पे अपने जो हमारी जिसको कुप्रथाएं हैं उनको छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। और लोगों में आज भी बहुत ही असमंजस की स्थिति है, उनको मालूम नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ छोड़ दी, अगर हमने नहीं किया तो शायद उनके साथ कुछ ख़राब हो जाएगा, शायद कोई सुपरस्टिशंस बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें थी उनको लगता था कि ये हमें पीछे खींच रही हैं। I'm very sorry for the bad throat. I'm unable to do anything about it. It is about some infection. I'm very sorry about it. राजा राम मोहन रॉय ने कंक्लूड किया कि रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है वो सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दोनों के ही अमलगमेशन से आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको सोशल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है और आपको पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की भी आपको ज़रूरत है अगर आप भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट ही वाज अ वेरी स्टॉन्च नेशनलिस्ट। वो नेशनलिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो रूढ़िवादी नहीं थे। वो इस तरह के नहीं थे कि वो कहें कि नहीं नहीं बिल्कुल अंग्रेज़ साम्राज्य जो है वो तो बिल्कुल ही ख़राब है और उसने हमें एक्सप्लॉइट किया है, उसने हमें परेशानी दी है। वो ऐसे नहीं थे, वो मानते थे कि हाँ एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, अगर अंग्रेज़ों की भी बात करते हैं ना, तो ये जो ड्रेन हो रही थी इकोनॉमी, सबसे पहले इसको स्टडी करने वाले भी आप कह सकते हैं द फर्स्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने उसके बारे में समझा, वो राजा राम मोहन रॉय थे। मतलब ये उन्होंने इसका आकलन किया कि भैया तब तक जो था वो, अगर आप बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन की बात अगर आप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को पर एनम के हिसाब से 3 लाख पाउंड तक ड्रेन कर रहे हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को। ठीक है, ये बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि क्या होता है कि भाई जो रिमेनिंग पैसा हमारे यहाँ बच रहा है वो इतनी तेज़ी से हमारा जो भंडार है वो खाली करते जा रहे हैं और पूरा सब कुछ जो है वो इंग्लैंड भेजते जा रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ड्रेन होती जा रही है और बाकी जो पैसा बचा है, थोड़ा सा जो पैसा बचा है उस पर पूरा ज़्यादा भार है कि भाई आपको इंडिया को, आपको जो बाकी जो आवाम है उसको जो बाकी उसमें ब्रिटिशर्स जो रह रहे हैं उनको छोड़ के जो आवाम है उसके ऊपर आप पैसा खर्च करेंगे। अब वो इसमें इंटरेस्टेड तो थे नहीं, राइट। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो एज ए एक्सप्लॉइटर थे, वो एज ए बिजनेसमैन आए थे, बाद में वो एज ए एक्सप्लॉइटर हो गए थे, कॉलोनाइजर्स हो गए थे। ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं था कि भारत कहाँ जा रहा है या समाज की क्या दुर्दशा हो रही है। वो चाहते थे कि भैया बाकी सब जो है वो नीचे दबके रहो, बहुत ज़्यादा आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे चल रहा है उसको बढ़िया से चलने दो। और उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था ये पुरानी जो कुप्रथाएं या आपकी इल प्रैक्टिसेस चलती थी, उनको लगता था बढ़िया है चलने दो, ताकि इनका जो लोग हैं आपस में उलझते सुलझते रहेंगे और अपन जो है बढ़िया से राज करते रहेंगे। तो इस पर जो फोकस करने वाले थे वो राजा राम मोहन रॉय थे और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत जो है वो और पीछे पीछे जाता जाएगा। अब राजा राम मोहन रॉय वॉज अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथिज्म। अब मोनोथिज्म का मतलब होता है कि एक गॉड, है ना, वन गॉड की जो थ्योरी थी उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे मैंने बाद में भी कहा आपसे कि जब उन्होंने यूरोपियन डेइज्म के से भी बहुत ज़्यादा थे, यूनिटेरिज्म से भी बहुत ज़्यादा थे प्रेरित वो, और उनका ये कहना था कि ये जो है ये अगेंस्ट द मल्टीपल गॉड्स ऑफ हिंदू कल्चर, वो लोगों में उनका कहना था कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। क्योंकि वो उन्होंने अपने घर में खुद ही देखा था, जैसे मैंने कहा कि उनके पिता जो थे वो वैष्णव थे, माँ जो थी शैव थी, तो विष्णु और शिव के बीच में उनके यहाँ जो था वो पूजा अर्चना आराधना होती थी। तो उनका ये कहना था कि ये थोड़ी सी भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा करती थी। और उनका ये कहना था कि अगर आप मोनोइज्म की थ्योरी देखते हैं या मोनोथीइज्म की थ्योरी देखते हैं, तो उनका ये मानना था कि अगर आप वेदांतों को भी उठाते हैं, अगर आप वेदों की भी अगर आप पढ़ाई करते हैं या वेदों को भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आप समझेंगे कि मूल मंत्र वेदों का भी था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदुज़म में नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि जब हमने ऋग्वेद के ऊपर अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो उनका कहना था कि भाई जो भारत में जो वेदों की शुरुआत मानी जाती है वो ऋग्वेदों से मानी जाती है। 4 वेद थे, चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ऋग्वेद भी पढ़ा, उन्होंने यजुर्वेद भी पढ़ा, सामवेद भी पढ़ा, अथर्ववेद भी पढ़ा। और उनका कहना था कि ऋग्वेद जो आप शुरुआत मानते हैं वो सबसे सीधा साधा धर्म था उस समय पे। कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांड नहीं था, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं था, किसी भी तरह की कोई कुप्रथा नहीं थी, और बिल्कुल सीधे सीधे वो जो पूजा अर्चना में मानता था। और उसमें जो मोनोथिज्म की थ्योरी है वो कहते थे कि इसी में से निकली है, जिसमें हम वासुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी थी वो उसके बारे में उन्होंने बात की। उपनिषद की जो प्योर फिलॉसफीज थी उनके बारे में उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ले दे के जब बात करते हैं
तो धर्म का अस्तित्व जो था वो बहुत अच्छा था, बाद में लोगों ने उसको बहुत अपने अपनी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया, ये वो मानते थे। ठीक है, उनका जो आइडिया था वो सिंगल यूनिटेरियन गॉड का वो करेक्टिव था। वो मानते थे कि जो पॉलिथिज्म की जो थ्योरी थी वो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ में, जिसकी वजह से धर्म जो था वो काफ़ी जटिल हो गया था, उसके अगेंस्ट वो उसको मानते थे। और वो मानते थे कि अगर आप बात करते हैं कि वो क्रिश्चियन की अगर आप बात करते हैं ट्राइनिटेरिज्म की भी, तो उसकी भी उन्होंने चर्चा की। उसके बाद वो मानते थे कि मोनोथिज्म जो था वो वन यूनिवर्सल मॉडल जो था ह्यूमैनिटी को, उसको सपोर्ट करता था, उसको वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। He believed in social equality of all human beings and thus was a strong oppressor of caste system। उनको वर्ण सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता था। वो ये कोई ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन बनिया है, कौन शूद्र है, ये जो कास्ट सिस्टम था वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। वो मानते थे कि व्यक्ति है, हार्ड मास का बना हुआ व्यक्ति है, वो सब लोग जो है वो बराबर है, ये उनका मानना था। और कोई कास्ट सिस्टम नहीं समझ में आता था। इसी वजह से उन्होंने एक टाइम पे जब वो नौकरी छोड़ के गए ना कलकत्ता, तब उन्होंने एज अ बनिया भी काम किया। और वो अपने आप को बोलते भी थे कि वो बनिया के तौर पर उन्होंने काम किया। बनिया मतलब कौन, जो मनी लेंडर का काम करते थे, है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने वो भी चीज़ें की। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा जन्म क्योंकि ब्राह्मण परिवार में हुआ या कुलीन वर्ग में हुआ तो मैं उसी से सिर्फ मात्र मेरे जन्म की वजह से मैं उसमें हो जाऊँ। बात जो है आपका जो धर्म है या आपकी जो कास्ट है वो आपके कर्म पे बेस्ड होनी चाहिए, इस बात पे वो विश्वास करते थे। अब ब्रह्मो समाज, जो सबसे बड़ी बात जिसपे हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाले थे कि हमने यूनिटेरियन सोसाइटी की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं ब्रह्मो समाज पे, जिसकी शुरुआत ब्रह्मो सभा के तौर पे हुई थी और ये हुई थी 1828 में। ठीक है, और बाद में इसका नाम जो है वो ब्रह्मो समाज रख दिया गया। अब इसका मतलब क्या था? इट्स चीफ एम वॉज टू वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड। ठीक है, मोनोथेइज्म की बात की गई थी इसमें फिर से अगेन, और इसमें बात की गई थी कि ये अगेंस्ट था किसी भी प्रकार की कुप्रथा जो मानते थे या जिसको कर्म कांड बोलते हैं या जटिलता बोलते हैं धर्म की, उसके अगेंस्ट था। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो सीधा होना चाहिए, बहुत सीधा, इतना सीधा होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने आप समझ आए। उसके लिए आपको किसी भी पंडित की या पूजा करने वाले की या ब्राह्मण की या किसी सेक्रीफाइस की या रिचुअल की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो उसको पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी कर्म कांड के द्वारा नहीं है। ये बात वो सीधे तौर पे कहा करते थे। ठीक है, इसी से बात समझ में आती है वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। वो फोकस करते थे प्रेयर के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, ठीक है, और रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वो कहते थे कि भाई आप पढ़िए, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए, आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं आप पढ़िए, आप सबको समझिए, आप सबका जिसको कहते हैं ना एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन कीजिए, अपने दिमाग में अपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ पढ़िए। वो धर्म को रीज़न से अलग नहीं करना चाहते थे, जो कि सालों से होता आ रहा था कि भाई जो रीज़न आउट आप धर्म के साथ नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी है, इफ़ यू कैन ओनली रीज़न आउट विद रिलीजियस पीपल दे विल बी नो रिलीजियस पीपल, है ना। तो ये चीज़ वो नहीं मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि धर्म है क्योंकि बाप दादा चलाते आ रहे हैं, आपको कोई चीज़ें सदियों से चलती आ रही हैं तो आपको माननी है। वो कहते थे कि भाई खुद पढ़ो, खुद समझो, क्यों कोई चीज़ करते हो, कोई बात अगर आप करते हैं तो वो क्यों करते हैं। अगर आप भगवान के सामने दिया भी जलाते हैं तो क्या वजह है वो करने की, इसके पीछे का साइंटिफिक अप्रोच समझने की कोशिश करो। ठीक है, और वो कहते थे आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, अपने आप पढ़िए, आपको किसी ब्राह्मण की या किसी पंडित की आपको ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए कि धर्म में या शास्त्रों में क्या लिखा है। उसको आप अपने हिसाब से पढ़िए, अपने हिसाब से उसका आकलन कीजिए और अपने हिसाब से उसको अपने जीवन में उतारिए। उसके अलावा वो कहते थे कि आप पूजा अर्चना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब तप कीजिए, आप बैठिए, ध्यान करिए, ध्यान लगाइए। उन सब चीज़ों में उनका विश्वास था और वही कहते थे कि हर व्यक्ति को ये करना भी चाहिए। अब वो बात करते थे कि वो बेसिकली सब धर्मों में एकता की बात करते थे। जो हमारी बाद में आज हम बात करते हैं वो बात आप सोचिए कि वो आज से तकरीबन 150-200 साल पहले वो ये बात करते थे कि सब धर्म जो हैं वो एक हैं, सब धर्मों में बराबरी होनी चाहिए, सब धर्म एक ही साथ मानने चाहिए, सब धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में तब से क्लियर था। ठीक है, अपने तरह की जब वो बात करते हैं, ये वाज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड एनलाइटमेंट इन इंडिया विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिस्ट।
मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे नेशनलिज्म का जो मूवमेंट थी उसकी जो ज्वाला थी वो ज्वलित करने वाले शायद जो पहले व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने कहा कि सब समाज सब धर्मों से ऊपर उठ के हमें एक साथ आना है, एज अ नेशनलिस्ट हमें रहना है, हमें भारत को अब ऊपर लेके जाना है। इसमें हिंदू कौन, मुसलमान कौन, क्रिश्चियन कौन, कुलीन वर्ग का कौन और शूद्र श्रेणी का कौन, हमें ये सब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत तौर पे रिफॉर्मेशन का काम किया है। अब इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सोशल रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो आत्मीय सभा जो है वो ब्रह्मो समाज के अलावा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि 1814 में बनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन, जैसे मैंने कहा यूनिटेरियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि 1821 में थी। और ब्रह्मो समाज तो जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट था ही, जिसको 1828 में उन्होंने गठन किया था जिसका। ठीक है, उन्होंने कैंपेन की थी किसके खिलाफ? कास्ट सिस्टम के खिलाफ। अनटचेबिलिटी, जो कि आप कहते हैं कि जैसे कास्ट सिस्टम में ही अनटचेबिलिटी का भी एक पार्ट आ जाता है। छुआछूत जिसको कहते हैं ना कि ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग, इसके खिलाफ। सुपरस्टिशंस वो बिल्कुल नहीं मानते थे। सुपरस्टिशंस के उनका कहना था कि भाई धर्म में कोई सुपरस्टिशंस की जगह ही नहीं थी, है ना। धर्म जो था वेदांतों के हिसाब से अगर आप देखें, उपनिषद के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ा सीधा साधा धर्म था। इसको जटिल बनाने वाले या इसमें अथर्ववेद के बाद जो चीज़ें शुरू हुई, अथर्ववेद के दौरान जो युग में जो चीज़ें शुरू हुई, वो कहते थे कि वो काला जादू, सफ़ेद जादू, ये जादू, वो जादू, फलाना ढिमका, इन सब चीज़ों में उनका कोई विश्वास नहीं था, इसके वो अगेंस्ट थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, उनको माना जाता है फॉर हिज पियरिंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। इसमें आप कह सकते हैं कि औरतों का जब आप बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं। पहला तो एबॉलिशन ऑफ सती बहुत प्राइम है। विडो रीमैरिज के जो महिलाएं जिनके पति नहीं रहे उनकी दोबारा शादी हो जाना, ये आज आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान चीज़ है ना, पर हम बात कर रहे हैं 200 साल पहले। आप सोचिए 200 साल पहले भारतीय समाज में विडो रीमैरिज कितना बड़ा था। इन्होंने आवाज़ उठाई अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। एंड अनदर वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो माना जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अनटचेबिलिटी। सो दीज आर फ्यू एरियाज जिसमें राजा राम मोहन रॉय को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, अगेंस्ट, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। सो दीज आर 4 एरियाज जिसमें बहुत बड़ा नाम राजा राम मोहन रॉय का माना जाता है, और बहुत बड़ा श्रेय आज जिस समाज में हम रहते हैं उसका श्रेय जो है राजा राम मोहन रॉय को हम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अटैक चाइल्ड मैरिज। जैसे मैंने कहा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें उन्होंने बात की, इनफैक्ट मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने बात की कि औरतों की जो स्तर है, जो औरतों की जो हालात हैं उसको सुधारने के ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो कि मुस्लिम धर्म के ऊपर थी। इलिटरेसी ऑफ वुमेन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने विडोज़ की जो स्टेट है, डिग्रेडिंग स्टेट, उसके ऊपर सवाल उठाया। मतलब ये आप मान लीजिए 250 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप आज भी देखते हैं, अगर आपने वो मूवी देखी है डोर, जिसमें गुल पनाग थी और आयशा टाकिया थी, जो राजस्थान में जो कि विडोज़ के ऊपर बनी है मूवी, या फिर अगर आपने देखी होगी, अगर प्रेम रोग आपने देखी है राज कपूर की, तो आप सोचिए कि आज भी, मतलब ये आज का सत्य है कि अगर आज भी आप भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इतनी बुरी दुर्दशा है महिलाओं की कि विडोज़ की जब हम बात करते हैं, या इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हट्स बने हुए हैं, मेंस्ट्रुएशन जैसे जो मुद्दे हैं वो इतने ख़राब हैं कि उसमें कैस्ट्रेशन किया जाता है औरतों का, उनको अलग कर दिया जाता है और उनको उतने 4-5 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी होती है उस टाइम पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है ना। तो ये आज के भारत का सत्य है। तो आप 200 साल पुराना आप सोचिए कि कितना बड़ा स्टेप उनके लिए रहा होगा, या कितना बड़ा कार्य उन्होंने हमारे लिए किया, और कितनी बड़ी नींव उन्होंने आज के भारत की रखी है, जिस पे आप और मैं, जिसमें हम जहाँ रह रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वी ओ इट टू हिम इन अ बिग वे, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने प्रॉस्पेरिटी की बात की, प्रॉपर्टी राइट्स की उन्होंने वुमेन की बात की। उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस राइट जो है वुमेन की, अगर आप बोलते हैं ना, अगर आप आज की डेट में जिसको आप बोलते हैं ना फेमिनिस्ट, सो ही वॉज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ
फेमिनिस्ट। आज की डेट में जब हम कहते हैं ना फेमिनिज्म की बात हम करते हैं, तो अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं तो दिस मैन, दिस जेंटलमैन वाज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, कि उन्होंने औरतों के ऊपर जितना काम उन्होंने किया, उनके स्तर को ऊपर लाने के लिए, उनको हर तरह से बढ़ावा देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आज हम पढ़ते हैं। सो ही वाज द जेंटलमैन हु इनिशिएटेड ऑल ऑफ दैट प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इट वॉज हिज रिलेंटलेस एडवोकेसी alongside contemporaries like ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इनका नाम भी बहुत बड़ा है, जिन्होंने फाइनली लेड टू द एबॉलिशन ऑफ सती अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विलियम बेंटिक, जिनका मैंने अपना से कहा कि विलियम बेंटिक बहुत बड़ा नाम होता है जब हम सती प्रथा को रोकने की बात करते हैं तब। ठीक है, 1829 में। एजुकेशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने डेविड हेयर्स की अगर आप बात करते हैं तो हिंदू जिसकी बात करते हैं आप, डेविड हेयर को ने सपोर्ट किया एफर्ट को हिंदू कॉलेज को, जो कि 1817 में बनाया गया कलकत्ता में। ठीक है, उसके अलावा आप बात करते हैं रॉयज इंग्लिश स्कूल जो है, इन्होंने उसमें बात की जिसमें मैकेनिक्स एंड वोल्टेयर की फ़िलासफ़ीज़ जो है इसमें पढ़ाई गई। वोल्टेयर अगेन जब आप बात करेंगे, वोल्टेयर बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, उनकी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ाई गई। उन्होंने ही फॉलोड इट अप विद एंग्लो हिंदू स्कूल। ये चीज़ें जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको वो भी की गई हैं, है ना, हाईलाइट की गई हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर आप ध्यान रखिएगा, जब हम MCQs करेंगे तब भी हम ये डिस्कस करेंगे। एंग्लो हिंदू स्कूल जो है वो 1822 में, और आप बात कर सकते हैं 1830 में भी। ठीक है, इसके अलावा अलेक्जेंडर डफ को इनने असिस्ट किया टू सेट अप द जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन विच लेटर बिकेम स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है। ठीक है, आगे ये सवाल नॉर्मली कई बार कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज का पहले जो नाम था वो क्या था। तो आपको पता होना चाहिए वो जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन से बाद में वो बदल के आगे जाके उसको जो है वो आगे जाके जो बढ़ा, या उसका जो बड़े पैमाने पे जब उसको स्थापित किया गया तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के तौर पे किया गया था। अब 1825 में जब हम बात करते हैं, उन्होंने वेदांता कॉलेज की शुरुआत की, जो कि कोर्सेज होते थे जिसमें इंडियन लर्निंग हुआ करती थी और वेस्टर्न सोशल रिफॉर्म्स की भी बात हुआ करती थी, और वेस्टर्न लर्निंग भी होती थी। तो उन्होंने दोनों तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न जो थॉट थे, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी थी, उसको आप एक साथ लाने का काम, जिसको आप कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफीज़ का काम उन्होंने किया। और इसमें फिजिकल साइंसेस जो थी वो ऑफर की गई थी सोशल साइंसेस के साथ साथ। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी important or very important institution when we talk about amalgamation of Eastern, bringing together Eastern and Western philosophy। ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूनिफिकेशन माना जाता है फिलॉसफी का। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इनकी लिटरेरी वर्क्स हम बात कर लेते हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स पे थे, अलग अलग चीज़ों पे थे, जिसमें से आप बात करते हैं तहफ़त उल मुवाहिदीन, ये इनका 1804 में आया। वेदांता के ग्रंथ का गाथा जो थी वो 1850 में आई, जो कि वेदांतों पे थी। ट्रांसलेशन उन्होंने किया और अब्रोचमेंट किया उन्होंने वेदांता सारा का। वेदांता सार जिसको आप बोलते हैं अब्रोचमेंट, मतलब इन्होंने इसको कंप्राइज किया, है ना, शॉर्ट फॉर्म किया। इसके बाद आप बात करते हैं केनोपनिषद की। आपको मालूम है ये जो ईशोपनिषद की बात हो रही है या कठोपनिषद की बात हो रही है, ये उपनिषद के पाठ थे, जो कि 108 उपनिषद जिनके बारे में हमने बात की है, 200 उपनिषद जो थे उनमें से इनका ऐसा नहीं था कि इन्होंने उपनिषद लिखे थे, राइट, लेकिन इनके ऊपर जो काम था या इनके ऊपर जो स्टडी थी या लिटरेरी वर्क था उसके ऊपर इन्होंने काम किया। अब इसमें बात करते हैं कठोपनिषद, जिसमें मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कठोपनिषद स्पेशली इंपॉर्टेंट माने जाते थे। कुछ उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें खासकर जो पुराने जो मैं बात कर रही हूँ ना, जिसमें हम जनरल बात कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें एक गार्गी का और आपकी यज्ञवल्क का संवाद था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नचिकेता का जो संवाद था वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है यम के साथ। तो उन्होंने अपने हिसाब से इन उपनिषदों का उन्होंने अपने हिसाब से वर्जन जो था उनका, जो आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन जैसा जो था वो उन्होंने किया। कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड ऑफ द ओपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव, जो कि बंगाली और इंग्लिश दोनों में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसके बारे में उन्होंने इसमें वो चीज़ें लिखी
जो आदमी आज अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जो प्रैक्टिस हुआ करती थी सती प्रथा और किस हद तक उसने अपनी जड़ें जो थी वो बिछाई हुई थी भारतीय समाज में, इसके ऊपर है। और किस तरह से कितना वो औरतों के ऊपर किस लेवल का वो अत्याचार था उसके बारे में वो वर्णन करते हैं, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने मुंडका उपनिषद पे भी उन्होंने बात की। मुंडोक उपनिषद की बात होती है तो आपको मालूम है सत्यमेव जयते की बात आती है, राइट। इसके ऊपर बहुत लोगों ने अपना अपना क्रिटिक जो है वो दिया है। मदन मोहन मालवीय साहब ने भी इसके ऊपर पढ़ाई की थी, जिसमें से बाद में उन्होंने ये स्लोगन जो था सत्यमेव जयते वो उन्होंने लिया। डिफेंस ऑफ हिंदूथीज्म किया उन्होंने, परसेप्ट ऑफ जीसस किया उन्होंने, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, बंगाली ग्रामर, यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी और व्याकरण, गौड़ीय व्याकरण की बात की उन्होंने, ठीक है। ये इनके कुछ काम थे, सारे काम बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ ऐसे भी थे जिसमें इन्होंने स्पेसिफिक धर्मों के ऊपर बात की, जैसे वेदांतों पे बात की, या इस्लामिक में विमेन राइट्स के ऊपर उन्होंने बात की। आज की डेट में भी अगर आप खड़े हो जाएं तो आप धर्मों के ऊपर उठा के बात नहीं कर पाते। आज जब हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की तो उसके ऊपर बात होता है, तो आज जब भारतीय समाज जो कि जब आप बात करते हैं कि हम बिल्कुल फ्री हैं, लिबरेटेड हैं, तो भी हम समुदाय की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुल के उस बारे में लोग बात नहीं कर पाते, चर्चा नहीं कर पाते। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने उस ज़माने में इतनी खुल के इन सब चीज़ों के बारे में बात की जो उनको लगता था कि इसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब राजा राम मोहन रॉय की जो पहली पब्लिश्ड वर्क माना जाता है जिसमें बात की जाती है द गिफ्ट टू टेस्ट, है ना, इसमें बात हो जाती है तहफ़ुत उल मुवाहिदीन की बात होती है। ये पब्लिश हुई 1803 में और एक्सपोज किया इर्रेशनल रिलीजियस बिलीफ्स को एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज को एज अ बिलीव इन द रेवलेशन, प्रॉफिट, मिरेकल एटसेट्रा। 1814 में ही फाउंडेड आत्मीय सभा जो कि कैलकाटा में की, जिसने कैंपेन किया किसकी, आइडल्ट्री के अगेंस्ट, मतलब आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट, मतलब जो कास्ट सिस्टम है, जो बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट, मीनिंगलेस रिचुअल के अगेंस्ट, जो मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं बनता, उन कर्म कांडों के अगेंस्ट, और जो इल प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उन्होंने क्रिटिसाइज किया रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। कई लोग राजा राम मोहन रॉय पे ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं, कई मैंने जो क्रिटिसिज्म पढ़े, मतलब जब मैं आई वाज स्टडिंग राजा राम मोहन रॉय, जो मैंने क्रिटिसिज्म पढ़े तो वो ये था कि लोग कहते हैं कि ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न फिलॉसफी कि वो अंधभक्त थे। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, आपको राजा राम मोहन रॉय को इतना पढ़ना पड़ेगा कि आपको ये समझना होगा कि वो अंधभक्त किसी के भी नहीं थे। इफ़ ही वॉज एनी थिंग, ही वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट स्कॉलर, इंडिपेंडेंट माइंडेड मैन, जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ते थे, अपने हिसाब से चीज़ों को समझते थे और अपने हिसाब से अपनी फिलॉसफीज को प्रोजेक्ट करते थे। ही कुड बी एनीथिंग बट अ ब्लाइंड फॉलो ऑफ एनीबडी और एनीथिंग, राइट। तो क्रिश्चियनिटी की भी उन्होंने अच्छी बातें अपनाई थी। क्रिश्चियनिटी के ये मॉडर्नाइजेशन या यूरोपियन मॉडर्नाइजेशन जो था, ऑफ कोर्स उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने हमारे यहाँ जो स्कूल का जो एजुकेशन था या हमारी जो कॉलेज एजुकेशन का जो दर था, उन्होंने ऊपर ले जाने की बात की, उन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक पहुँचाने की बात की। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ब्लाइंड फॉलोअर थे। क्रिश्चियनिटी में भी वो जीसस क्राइस्ट को इनकारनेशन ऑफ गॉड ये मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता, ठीक है। उनका जो परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है, ठीक है, द परसेप्ट ऑफ जीसस। ही ट्राइड टू सेपरेट द मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। उसमें उन्होंने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, जब हम बाइबल की बात करते हैं तो उन्होंने अपने न्यू टेस्टामेंट्स को उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपनी समझ के हिसाब से रीडिफाइन करने की कोशिश की। एंड ही ट्राइड टू सेपरेट द मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज जो कि न्यू टेस्टामेंट में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि उनको, कई लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रो क्रिश्चियन थे, ऐसा नहीं था। ही वॉज जस्ट pro modernization, he was the face of the modernization, that is it. अब रविंद्रनाथ टैगोर called him भारत पथिक, ठीक है, by which he meant to say that Raja Ram Mohan Roy combined his person, the underlying spirit of Indic civilization, its spirit of pluralism, tolerance and cosmic respect for all life forms. रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको बहुत स्टडी किया है और रविंद्रनाथ टैगोर उनको बहुत मानते थे, बहुत इज्जत देते थे, बहुत, ही वॉज वन ऑफ द आइडल्स फॉर द रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप गुरुदेव टैगोर की बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम
और वो अगर किसी को मानते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा। जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू या उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्होंने मूवमेंट को, फ्री प्रेस इन इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, इकॉनमी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि ज़्यादातर लोग जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ड्रेनेज जो था, जो इकॉनमी ड्रेन थी, वो उन्होंने पकड़ लिया था, पहचान लिया था, और उसके बारे में भी उन्होंने बात की। जब प्रेस सेंसरशिप रिलैक्स हुई लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन 1819 में, तो राजा राम मोहन रॉय ने 3 जर्नल जो थे, आपको मालूम है जब प्रेस एक टाइम पे कंट्रोल्ड थी, ठीक है, तो जब प्रेस सेंसरशिप को हटाया गया, ठीक है, उस ज़माने में फिर राजा राम मोहन रॉय ने 3 जर्नल्स हम उन्होंने निकाले, जिसका नाम था, एक तो था ब्राह्मणिकल मैगजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा द बंगाल वीकली आता था, या बंगाली वीकली आप कहते हैं, संवाद, कौमुदी और पर्शियन वीकली, ये मिरातुल अकबर, ये भी राजा राम मोहन रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा औरतों के बारे में, और बहुत ज़्यादा इन्होंने बात की कि इस्लामिक दुनिया में आप औरतों को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं, या वो जो सोशल टाइम था या सोशल ज़माना था, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं औरतों के कंडीशन सुधारने के लिए। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने डिमांड किया इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जो आज की डेट में आप हमारे यहाँ चलता है। जब हमने इंडिया जब स्वतंत्र बना, तो आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ आज की डेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 अंग माने जाते हैं, लेकिन अपने आप में जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। तो ये बात जो थी, ये डिमांड जो थी, उन्होंने रेस की कि इंडियनाइजेशन किया जाए सुपीरियर सर्विसेज का, जो टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं उनका, और सेपरेशन किया जाए एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का। उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस और यूरोपियंस को बराबरी का दर्जा दिया जाए, जब आप बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट सर्विसेज की या फिर आप रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो ये उनका बहुत बड़ा अपने आप में एक स्टेप माना जाता है। रॉय ने कंडेम किया ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस को, बंगाली जमींदार की, वो बंगाल के जो जमींदार उस ज़माने में, जब प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, मनसबदारी सिस्टम आपने सुना होगा, जमींदारी सिस्टम आपने सुना होगा। तो ये जो बिल्कुल जो जमींदार होते थे, जो लाला लोग होते थे ना, आपने फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है, ये तो बाद में फिल्में बनी हैं, उस ज़माने में तो और ज़्यादा इनका विकराल रूप हुआ करता था। उसको जो ऑपरेशन का जो उनका जो फंडा था, उसकी जो प्रैक्टिसेस थी, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी ज़मींदारों की, खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी में उन्होंने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई, और उन्होंने कहा कि एक फिक्सेशन होना चाहिए मिनिमम रेंट्स का, कि भाई आप किससे कितना किराया वसूल कर सकते हैं या क्या ब्याज दर आप वसूल कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा कि फ़िक्स होनी चाहिए। इन्होंने और क्या अबॉलिश करने की बात की, लगान जो वसूली होती थी, है ना, कोई भी जो भी अपने हिसाब से लगान वसूली होती थी, उन्होंने कहा कि भैया इसको या तो रोक दो, पूरी तरह ख़त्म कर दो, या नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो टैक्स फ्री लैंड है उस पर तो नहीं मिलेगा, और अगर आपको लगाना भी है लगान, तो एक फिक्स्ड होना चाहिए लगान, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मनमानी है कि इस साल आपको इतना लगान देना है, या इस साल इतनी खेती हुई तो आपको डबल लगान करना है। वो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, आपको मनमानी जो है वो नहीं चलेगी किसी की भी। इस पर उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, और आप सोचिए कि वाकई में कोई व्यक्ति है जिसने कोई भाला तलवार कुछ नहीं उठाई, है ना, सिर्फ अपने शब्दों के थ्रू, उनके शब्दों में, उनकी लिखावट में इतना जोर था कि उस पर पूरी जो सरकारें थी, पूरे के पूरे जिसको आप कहते हैं कि पूरा सिस्टम था, वो उनकी बात सुनने पे मजबूर हो जाया करता था। ठीक है, ही कॉल फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड। उन्होंने, मतलब आप बात कीजिए, 200 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं आपसे, हम आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन और कस्टम ड्यूटी के रिडक्शन की बात करते हैं। उन्होंने उस जमाने में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी इंडियन गुड्स पे, अब्रॉड पे, उस पे रिडक्शन की, या उस पे उसकी जो दर है उसको कम करने की बात की। तो आप सोच रहे हैं कि एक आदमी कितना बड़ा विजनरी था, उसने कितने आगे का, या कितना, जब आप बात करते हैं दूरदर्शी, कि वो इतने आगे का देख के चल रहे थे, इतने आगे का समाज उनके दिमाग में था कि भैया अगर ये कुप्रथाएं आपने ख़त्म नहीं की तो आप भारत को कभी भी आगे नहीं ले जा पाएंगे, ये उनका कहना था। तो अगर आप राजा राम मोहन रॉय को पढ़ना चाहते हैं, तो ये तो जो वीडियो आपने देखा वो ठीक है, लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के समझ में आएंगी। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बारे में सिर्फ अगर आप पढ़ें ना, तो आपको पूरा का पूरा जो उस समय का जो इतिहास है, या हमारी जो सामाजिक संरचना है वो कैसी थी, क्यों है, किस वजह से है, आज जो हमारा समाज है वो क्या है, किस लिए है, वो चीज़ें निकल के सब भर के सामने आती हैं। बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आई एम श्योर आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है,
आप वहाँ जाएंगे, आप खोलेंगे, आपको मालूम है कि 12 तक हमारे पूरे कोर्सेज होते हैं। ओलंपियाड ओपन आप करेंगे, ओलंपियाड में जब आप देखेंगे तो इस तरह का आपको पेज ओपन होगा, राइट। इसमें हम इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिसमें आप बात करते हैं बायोलॉजी, सारे ओलंपियाड हमारे मिलेंगे आपको। जीके ओलंपियाड आप जाएंगे, आप ओपन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू द जीके ओलंपियाड। आपको पूरे वीडियो सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे। इसको आप ऊपर बढ़ाइए, आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको मिलेगा आपके शॉर्टी नोट सीरीज में, राइट। When you will open that, then you will be able to find it. अब इसमें जो भी पार्ट थे, जो मैंने बोला कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि एमसीक्यूज़ में भी हम करने वाले हैं, राइट। तो जो चीज़ें हम एमसीक्यूज़ में करने वाले हैं वो हमने कुछ समाज जो उन्होंने स्टार्ट किए, कुछ उनकी जो चीज़ें उनके द्वारा स्टार्ट हुई उसके ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ जो चीज़ें लिटरेरी उन्होंने लिखी उसके बारे में बात करने वाले हैं, कहाँ से वो आए थे, किस तरह से उनकी सोच जो थी वो निर्मित हुई उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको एक बार पूरा फिर से समझ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय इतिहास के लिए भी बहुत, इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी उनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी थी तो इस वजह से तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा चर्चाएं होंगी ही, ठीक है। तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जस्ट रीड थ्रू इट एंड वंस यू विल गेट द नैक ऑफ इट, इट इज़ परफेक्टली ओके, ऑलराइट। अब आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ सेम चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, हमारे फेसबुक पे, इंस्टा हैंडल पे यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स, आपको पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे। जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है ना, किसी भी तरह का कोई संशय है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी डिटेल में बार बार आपको चीज़ें पढ़ाई हैं कि मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर है उसके बाद भी तो बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक बार पूरी तरह क्लियर कर लो ताकि एमसीक्यूज़ में कोई दिक्कत ना हो। And on this note, I will sign off. You better take care of yourself. Be good, be healthy, study well, and enjoy yourself. Thank you so much.